नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र और आप सभी अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल J2 ऑफिशियल देख रहे हैं। इसमें दोस्तों आज मैं आपका ये वीडियो बहुत लंबा रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के और 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिक्षमता के, जो शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड होती है जो BSTC के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो आप में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो सब वो टीचिंग एप्टीट्यूड परखता है। तो कुल मिला के मैं आपको आज 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ दोस्तों। बहुत लंबा ये वीडियो रहने वाला है। आपको इस वीडियो को आराम से देखना, एकदम सोच समझ के देखना। आपको इस वीडियो को रोक रोक के इसके आंसर बताने की कोशिश करना दोस्तों। आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला दोस्तों ये वीडियो। 28 अगस्त के दिन जो पेपर होगा, समझ लेना ये पेपर आज ही आपके लिए बाहर निकल गया। ये समझ लो 28 अगस्त वाला पेपर आउट हो गया है। सेम डिटो ऐसा कैसा क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत ही शानदार रहने वाला, बहुत ही जानदार रहने वाला है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस वीडियो में और आपको समझना है ये पूरा वीडियो। जब आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको खुद को लगेगा कि यार मैं कहाँ पे हूँ। आपका लेवल भी पता चलेगा, आपको अपना लेवल के बारे में भी बिल्कुल पता चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 से लेकर 100 तक तो रहने वाले राजस्थान जीके के और 101 से लेकर 150 तक रहने वाले हैं शिक्षण अभिक्षमता के। तो कुल मिला के मैं आपको 51 से लेकर 150 क्वेश्चनों तक आपको मैं करवाऊंगा। और कल जो वीडियो रहने वाला है उसमें हिंदी वगैरह और जो भी रीजनिंग वगैरह वो मैं आपको कल करवाऊंगा। आज ये अपना जो पूरा मॉडल पेपर है वो उसको मैं 2 पार्ट में करवाने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अपन बिना समय को जाया किए अपना शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि जो 51वां क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है बलवंत विलास के रचयिता कौन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। बलवंत विलास के रचनाकार कौन है, बलवंत विलास के रचयिता कौन है। सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के हैं, अच्छे से याद रखना। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के हैं और इनको बूंदी का राज्य कवि भी माना जाता है। बूंदी के राज्य कवि थे, बूंदी के राज कवि भी थे, बूंदी के राजाओं के संरक्षण में रहे थे। अच्छे से याद कर लेना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि बलवंत विलास के रचनाकार कौन है। सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण ने कुछ और भी रचनाएं लिखी, वो कौन कौन सी है मैं आपको कुछ रचनाएं बताता हूँ। एक है दोस्तों वंश भास्कर। सूर्यमल मिश्रण ने एक रचना लिखी थी वंश भास्कर, और एक रचना और है, इनकी रचना का नाम है वीर सतसई। वीर सतसई ये भी सूर्यमल मिश्रण की रचना है। आपको सूर्यमल मिश्रण की 3 रचनाएं याद करनी। बलवंत विलास रट लेना, वंश भास्कर और वीर सतसई, ये तीनों की तीनों रचनाएं सूर्यमल मिश्रण की हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टोड ने किस ग्रंथ को 10,000 घोड़ों के बल यानी 10 सहस्त्र घोड़ों के बल माना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो कर्नल जेम्स टोड है दोस्तों, घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड को क्या क्या कहते हैं, घोड़े वाले बाबा कहते हैं, राजस्थान इतिहास का पितामह कहते हैं। उन्होंने किस ग्रंथ को 10,000 घोड़ों के बल के समान बताया, 10 सहस्त्र घोड़ों के बल के रूप में माना है। अच्छे से समझ लेना, वो है वैली किशन रुक्मणी। जो वैली किशन रुक्मणी किसने लिखा था, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़। इस पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या लिखा था, वैली किशन रुक्मणी लिखा था। इसी वैली किशन रुक्मणी को कर्नल जेम्स टोड ने, जिनको अपन घोड़े वाले बाबा कहते हैं, उन्होंने 10,000 घोड़ों के बल के रूप में उनको माना था, इस रचना को कहा था। तो 52वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 53वां क्वेश्चन है जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है। ओ भाई साहब, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान के आमेर में स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान में कहाँ पे दोस्तों, आमेर। और आमेर कहाँ है भाई साहब, याद रखना, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर स्थित है। वहीं पर जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, आमेर में स्थित है। 54वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव मानते हैं और स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, इसके बिना पेपर ही नहीं बनता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मेरी जो अपन जो ऑफलाइन क्लासें भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन कोचिंग है, वहाँ पे भी मैं एकलिंग जी के बारे में खूब बताता हूँ। एकलिंग जी के बारे में पूरा डिटेल बताता हूँ। एकलिंग जी के बारे में बता देता हूँ। एकलिंग जी का जो मंदिर है वो उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों, उदयपुर में। और उदयपुर में एक गाँव है कैलाशपुरी गाँव। कौन सा गाँव है दोस्तों, कैलाशपुरी गांव। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी गांव उदयपुर में स्थित है। इनको मेवाड़ का शासक माना जाता है, मेवाड़ का इष्ट देव माना जाता है। अच्छे से समझ लेना,
कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। और बप्पा रावल का ही दूसरा नाम है कालभोज। बप्पा रावल का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? कालभोज। उन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपको याद क्या क्या रखना है? एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल या कालभोज ने करवाया था। और यहाँ पे खास बात, बहुत ही तगड़ी बात जो आपको कोई नहीं बताने वाला दोस्तों मेरे अलावा, याद रखना, इस मंदिर में हीरो का नाग चढ़ता है। किसका नाग चढ़ता है दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, अरे भाई, हाँ, इस मंदिर में हीरो का नाग चढ़ता, भाई साहब हीरो का नाग चढ़ता है। अच्छे से समझ लेना, यहाँ पर जो शिवलिंग है एकलिंग जी के मंदिर में, जो शिवलिंग बना हुआ है वहाँ पे हीरो का नाग चढ़ता है। हीरे मतलब डायमंड दोस्तों, डायमंड। हीरो है मतलब डायमंड का यहाँ पे नाग चढ़ता है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस मंदिर में हीरो का नाग चढ़ता है? एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी गाँव उदयपुर में स्थित है। तो 54वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। 55वां क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ पे? देखो दोस्तों, ये वैसे इसका पूरा नाम है मान सिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। मान सिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, ये इसका पूरा नाम है। मान सिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, ये इसका पूरा नाम है। याद कर लेना, ये मान सिंह जो पुस्तक प्रकाश संग्रहालय है ये अपने कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये, हाँ, ये अपने जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर में भी कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये जोधपुर में स्थित है। मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय ये अपना जोधपुर में स्थित है। तो 55वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह है दोस्तों नृत्य से संबंधित, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ओ भाई साहब, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य अच्छे से समझ लेना, ढोल नृत्य अपने जालोर का प्रसिद्ध है। दोस्तों ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। और इस नृत्य को प्रसिद्ध करने का श्रेय, इस नृत्य को फेमस करने का श्रेय राजस्थान में इसको प्रसिद्ध किसने करा था? जय नारायण व्यास ने करा था। इस नृत्य को फेमस किसने करा था दोस्तों? जय नारायण व्यास, जिनको लोक नायक, लक्कड़ फक्कड़, धुन के धनी कहते हैं, वो हैं जय नारायण व्यास। तो अच्छे से समझ लेना, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। ढोल नृत्य को प्रसिद्ध किसने करा था? जय नारायण व्यास ने करा था। तो 56 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद करना, जालोर। 57वां क्वेश्चन, पनियारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है। ये कौन सी जाति से संबंधित है? जो पनियारी नृत्य है दोस्तों, ये किस पनियारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है। ये किसके द्वारा किया जाता है? कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? अच्छे से समझ लेना, कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। पनिहारी नृत्य कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। देखो कालबेलिया जाति के कौन कौन से नृत्य है, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, बाईपास। याद करना, कालबेलिया जाति की जो भी नृत्य है वो एक ट्रिक से हो जाएगा बाईपास। बा से हो जाएगा दोस्तों बागड़िया नृत्य। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बागड़िया नृत्य। ई से हो जाएगा इडोनी नृत्य। प से हो जाएगा पनिहारी नृत्य। स से हो जाएगा संक्रिया नृत्य। देखो दोस्तों, कालबेलिया जाति के लोग जब भीख मांगते हैं, घर घर भीख मांगते हैं, तो कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों? बाँस से बागड़िया नृत्य करते हैं। कालबेलिया जाति द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? बागड़िया नृत्य किया जाता है। बागड़िया नृत्य बहुत ही शानदार है। और इनका जो संक्रिया नृत्य है ये प्रेम युगल नृत्य है। संक्रिया नृत्य एक प्रकार का प्रेम युगल नृत्य है। ये कहाँ चला गया? हाँ ठीक है। अरे रुक रे भाई। हाँ 57वां नंबर क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ ठीक है। तो पनियारी नृत्य किसका हो गया दोस्तों? कालबेलिया जाति का आंसर हो गया। तो 57वें का क्वेश्चन हो जाएगा कालबेलिया जाति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र है? दोस्तों घन का मतलब क्या हो गया आप समझ गए होंगे। अरे यार एक तो ये, हाँ ठीक है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र है? घन का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों, ऐसे वाद्य यंत्र जो आपस में टकराने से बचते हैं, यानी जैसे कोई भी धातु है, लोहा धातु वगैरह किसी से भी बनते हैं, यानी कि घन वाद्य का मतलब होता है जो किसी न किसी धातु से बने हुए। अब धातु कोई भी हो सकती है दोस्तों, स्टील हो सकती है, लोहा हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, उसके बने हुए होते हैं, वो घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब घन वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? मंजीरा बिल्कुल घन वाद्य यंत्र है। झांझ बिल्कुल घन वाद्य यंत्र है। आपको पता है शेखावटी में जो कच्ची घोड़ी नृत्य होता है उस नृत्य में प्रमुख रूप से झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये भी घन वाद्य यंत्र है। करताल बिल्कुल ये भी घन वाद्य यंत्र है। इसका मतलब मंजीरा है, झांझ है, करताल है, ये सारे के सारे घन वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे घन वाद्य यंत्र हैं जिनको आपस में टकरा कर बजाए जाते हैं, जो किसी न किसी धातु से बने होते हैं, वो सभी के सभी घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में आता है? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। देवनारायण जी की जो फड़ होती है वो जब बाजते हैं गुजर भोपे, देवनारायण जी की फड़ कौन से भोपे बाजते हैं दोस्तों? गुजर भोपे बाजते हैं। तो गुजर भोपे जब भी देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? अच्छे से याद रखना, जंत्र वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं दोस्तों? जंत्र वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जंत्र वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा दोस्तों? जंत्र वाद्य यंत्र। और जंत्र वाद्य यंत्र तारों से बना है। किससे बना है दोस्तों? तारों से। इसीलिए जंत्र वाद्य यंत्र को तत्व वाद्य यंत्र भी कहते हैं। तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन सा वाद्य यंत्र हो जाए दोस्तों? जंत्र वाद्य यंत्र होगा। नेक्स्ट है, रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? भाई साहब श्रावण के महीने में मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल दोस्तों सॉरी, रक्षाबंधन का त्योहार, एक मिनट दोस्तों सॉरी, हाँ, रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? याद रखना, श्रावण पूर्णिमा के दिन। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार को रक्षाबंधन का ही दूसरा नाम है नारियल पूर्णिमा। रक्षाबंधन का ही दूसरा नाम क्या दोस्तों? नारियल पूर्णिमा। और ये मनाया कब जाता है? याद रखना, श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाई जाती है। इसी को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। तो अभी ये कौन से महीने में आता है? श्रावण पूर्णिमा, यानी कि श्रावण के महीने में आएगा। तो रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण के महीने में होगा। हाँ, विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन दिया जाने वाला सामूहिक भोज, यानी कि विवाह में जो भोजन दिया जाता है कन्या पक्ष के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? बडार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बडार। जीमणो, भाई साहब जो अपन जीमण जाते हैं ना, उस जीमण को कहते हैं बडार। क्या कहते हैं दोस्तों? बडार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हालरो। दोस्तों हालरो नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हालरो महिलाएं अपने गले में पहनती है। कहाँ पे पहनती है दोस्तों? गला। याद रखना, हालरो आभूषण गला में पहनने वाला आभूषण है। बहुत ही शानदार है। 62वें का आंसर हो जाएगा गला। जहार पीर, बिल्कुल साक्षात देवता। जहार पीर का मतलब क्या होता है दोस्तों? साक्षात देवता। किसको कहाँ रखा है? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, बार बार क्वेश्चन आता है लोक देवताओं में से कि जहार पीर किस लोक देवता को कहते हैं? गोगा जी को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? गोगा जी। और किसने कहा था? मुहम्मद गजनवी। किसने कहा था? मुहम्मद गजनवी। जब मुहम्मद गजनवी राजस्थान की गायों को लूट रहे थे उस समय गोगा जी उनके विरुद्ध लड़ने के लिए चले गए। और जब गोगा जी के मुहम्मद गजनवी से लड़ाई कर रहे थे उसी समय गोगा जी भगवान के रूप में, एकदम साक्षात देवता के रूप में उभर कर आए। इसीलिए मुहम्मद गजनवी इनको साक्षात देवता या जाहिर पीर की संज्ञा दी थी। तो याद रखना, जाहिर पीर गोगा जी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव कौन थे? भाई साहब 1857 की क्रांति के समय जो कोटा में जो क्रांति हुई थी उस समय वहाँ के महाराव थे राम सिंह द्वितीय। महाराव राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए, माँ राम सिंह द्वितीय। वही राम सिंह द्वितीय हैं जिनको कोटा की जनता ने, जो वहाँ के दो व्यक्ति थे जयदयाल खां और मेहराब खां ने, कोटा की उन दोनों के साथ में कोटा के विद्रोही सैनिकों ने राम सिंह को 6 महीने कोटा दुर्ग में उनको कैद कर दिया था। अच्छे से समझ लेना। और कोटा का जो पीए था वो मेजर बर्टन था। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था दोस्तों? पीए कौन था? मेजर बर्टन। बहुत ही शानदार ये भी है। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का महाराव कौन था? राम सिंह था। यह 67वां क्वेश्चन। अब है 67वां क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ, कानड़ देव कहाँ का शासक था? कानड़ देव कहाँ का शासक था? याद रखना, जालोर का शासक था। कानड़ देव जालोर का शासक था। तो 67 का आंसर हो जाएगा दोस्तों जालोर, इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन है? दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? विजय सिंह पथिक को माना जाता है। और विजय सिंह पथिक का जो दूसरा नाम, वास्तविक नाम है, वो था दोस्तों भूप सिंह गुजर। विजय सिंह पथिक कौन सी जाति का था दोस्तों? गुजर था। इसका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुजर। क्या नाम था दोस्तों? मैं 1 मिनट लिखता हूँ, भूप सिंह गुजर। दोस्तों भूप सिंह गुजर ये विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था। ये यूपी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गुटावली गांव, कौन सा गांव था दोस्तों? गुटावली गांव के रहने वाले थे ये भूप सिंह। और ये अपने राजस्थान में रास बिहारी बोस इनके कहने पर ये अपने राजस्थान में आते हैं। और राजस्थान में आने के बाद में जो अपना राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन, उस किसान आंदोलन का ये नेतृत्व करते हैं 1916 में। अच्छे से याद रखना, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है? विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम था भूप सिंह।
गुणचित्रवा क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, यानी किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में कौन लेके आए थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एरिक डिक्सन। और एरिक डिक्सन ने ही किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाए थे। अब किशनगढ़ शैली को कहते क्या है दोस्तों, बनी ठणी। भाई साहब क्या कहते हैं दोस्तों, बनी ठणी। किशनगढ़ शैली को बनी ठणी भी कहते हैं, जो आपको पता है दोस्तों, बनी ठणी है कि नहीं दोस्तों। बनी ठणी ये राधा के रूप में इनको बनाया था, और बनाया किसने दोस्तों, नागरीदास। सावन सिंह यहाँ का राजा था, सावन सिंह का ही दूसरा नाम है नागरीदास। बनी ठणी जो किशनगढ़ की एक प्रचलित शैली है, इसको फेमस करने का श्रेय एरिक डिक्सन को जाता है। और किशनगढ़ के उस समय राजा कौन थे, नागरीदास थे, जिनका दूसरा नाम मिलता है सावन सिंह। कौन था दोस्तों, सावन सिंह, अच्छे से याद रखना। और ये जो बनी ठणी के जो चित्र है, ये किसने बनाया था, मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया था। किसने बनाया था, मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया था। भाई साहब बनी ठणी चित्र बनाकर निहाल चंद ने तो निहाल कर दिया, किसको कर दिया, सावन सिंह को निहाल कर दिया था। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन बनाया था, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। बार बार क्वेश्चन ये बनी ठणी से क्वेश्चन आता है। साहिब राम नामक चित्रकार जो आदमकद चित्र बनाता था, ये किस शैली से संबंधित है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। साहिब राम ये जो आदमकद चित्र बनाने वाला जो चित्रकार था, ये दोस्तों अपना कहाँ का था, ये जयपुर शैली से संबंधित था। साहिब राम कहाँ का था दोस्तों, जयपुर से संबंधित था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, साहिब राम जयपुर से संबंधित था। और एक चित्रकार है दोस्तों डालू। ये जो डालू है ना दोस्तों, ये अपने कोटा चित्र शैली का था। कहाँ का था दोस्तों, कोटा चित्र शैली का था डालू। और साहिब राम था अपने जयपुर का चित्रकार था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इगोतरवा, बूंदी चित्रकला शैली से हमें राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक रूप देखने को मिलता है। इस शैली में असंगत है, यानी जो बूंदी चित्र शैली है, ये राजस्थान की आरंभिक चित्र शैली मानी जाती है। इस शैली से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला कौन सा कथन है दोस्तों, इसमें इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र मुमल है। ओ हो भाई साहब, मुमल तो मैंने आपको पढ़ाया था, वो जैसलमेर बताया था। मुमल चित्र कहाँ पे बनता है दोस्तों, जैसलमेर में बनता है। और ये कहता है दोस्तों बूंदी में, इसका मतलब मुझे लगता है ये पहला क्वेश्चन ही आना, ये जो पहला ऑप्शन है यही गलत है। दूसरा है, इस शैली में पशु पक्षियों का बहुलता से चित्रण हुआ। भाई साहब बिल्कुल राइट है, बूंदी चित्र शैली में पशु पक्षियों के चित्रण हुआ, तभी तो बूंदी शैली को पशु पक्षियों वाली शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पशु पक्षियों वाली शैली भी कहते हैं। ये शैली भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। बिल्कुल सही है, राजा उमेद सिंह ने यहाँ पर एक चित्रशाला बनाई थी, ये बात भी एकदम सही है। जो बूंदी के राजा थे उमेद सिंह, उन्होंने यहाँ पर एक चित्रशाला बनाई थी, जहाँ पे चित्रकार बैठ कर वो चित्र बनाने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 71 का आंसर हो जाएगा ए। इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र मुमल नहीं है। क्यों, क्योंकि दोस्तों मुमल जैसलमेर शैली से संबंधित है। 72वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। जग निवास और जग मंदिर महल किस शहर की शोभा बढ़ाते हैं। यानी जो जग मंदिर है और जग निवास जो महल है, ये याद रखना उदयपुर में है। और उदयपुर में भी कहाँ पे दोस्तों, जो पिछोला झील है दोस्तों, उदयपुर में जो पिछोला झील है, इस झील के किनारे, इस झील में जग मंदिर और जग निवास नाम के दो महल हैं, अच्छे से याद रखना। और इसी पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। किसका चबूतरा बना हुआ है दोस्तों, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। तो 72वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 73वां, निम्न में से कौन सी रचना दलपति विजय की है। भाई साहब ऐसी इन चारों में से कौन सी रचना है जो दलपत विजय की है। याद रखना, दलपत विजय की जो रचना है वो है दोस्तों खुमान रासो। खुमान रासो दलपत विजय की है। देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा पग फेरो। ये पग फेरो रचना किसकी है, याद रखना मणि मधुकर की। मणि मधुकर की ये रचना है पग फेरो। पहले क्वेश्चन का अपना जो 73वां क्वेश्चन है, इसका तो आंसर हो जाएगा दोस्तों खुमान रासो। लेकिन जो ये पग फेरो रचना किसकी है, मणि मधुकर की रचना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो ये कहर प्रकाश लिख रखा है, कहर प्रकाश किसकी है, बख्तावर की है। पृथ्वीराज विजय रचना किसकी है, जयनक की है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पृथ्वीराज विजय तो जयनक की है, कहर प्रकाश बख्तावर सिंह की है, पग फेरो मणि मधुकर की है। लेकिन जो ये दलपति विजय की जो रचना है वो खुमान रासो है। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 74वां क्वेश्चन है, किस नृत्य में एक मटके में कपास के बीज व तेल डालकर और आग जलाकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। हाँ, किस नृत्य में एक मटके में कपास के बीज तेल डालकर और आग जलाकर नृत्य किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि ऐसा नृत्य है जिसमें महिलाएं अपने सर पर एक चरी रखती है, चरी रखने के बाद में कपास के जो बीज होते हैं बिनोड़े, उनको झड़ाकर वो नृत्य करती है। वो आंसर हो जाएगा दोस्तों चरी नृत्य। वो क्या हो जाएगा दोस्तों, चरी नृत्य इसका राइट आंसर होगा चरी नृत्य।
नेक्स्ट है 75वां क्वेश्चन है संगत बताइए, यानी कि कौन सा इसमें सही है वो बताना। देखो दोस्तों, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य भरतपुर का नहीं है दोस्तों, अग्नि नृत्य बीकानेर का है। अग्नि नृत्य कहाँ का है दोस्तों? बीकानेर का है। इसका मतलब ये गलत है, पहला ऑप्शन नंबर गलत है। दूसरा गौरी, गौरी भी भाई साहब गलत है, ये भीलों से संबंधित है और गंगानगर नहीं है। वालर, वालर ये गरासियों का है, ये सिरोही में किया जाता है, ये भी गलत है। बिंदुरी झालावाड़ बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, बिंदुरी जो नृत्य है वो झालावाड़ में किया जाता है। तो 75वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिंदुरी नृत्य झालावाड़ का होगा। 76वां क्वेश्चन, करमेती नामक महिला के पति को सर्प खा गया और वो सती हो गई, ये प्रसिद्ध महिला कौन थी? देखो दोस्तों, जो करमेती बाई है ये नारायणी बाई का ही दूसरा नाम है। करमेती बाई का नाम क्या है दोस्तों? ये नारायणी बाई। करमेती बाई का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? नारायणी माता। और ये नारायणी माता कहाँ की है? बहरोड अलवर की है। दोस्तों नारायणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ है दोस्तों? बहरोड अलवर में। बहरोड अलवर में नारायणी माता का मंदिर है। और अपने को पूछा है दोस्तों, ये करमेती बाई है ये कौन सी महिला थी? करमेती बाई नारायणी माता थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि आपके लिए ये मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए जो ये वीडियो बनाया है, ये मैं सोचता हूँ मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं या मेरे जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं या मेरे से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ 28 अगस्त के दिन जो पेपर होगा उसमें आप झंडे गाड़ दो, बहुत ही शानदार नंबर लेके आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टार्ट करते हैं। हाँ, शीतला माता बच्चों की संरक्षिका देवी कहलाती है, इससे संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? शीतला माता के बारे में तथ्य सही बताना। शीतला माता का वाहन गदा है, बिल्कुल राइट है। इनका प्रतीक दीपक यानी मिट्टी की कटोरियाँ बनी हुई, ये भी बात सही है। इनका पुजारी कुमार होता है, ये भी बात सही है। इनका मंदिर हनुमानगढ़ में है। ओहो भाई साहब, ये बात गलत बोल दिया आपने। शीतला माता का मंदिर तो चाकसू में है। शीतला माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? चाकसू। और चाकसू कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है, याद कर लेना, हनुमानगढ़ में नहीं है। तो 77वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अहिरवाटी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ओहो भाई साहब, अहिरवाटी बोली, अहिरवाटी बोली मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, अलवर और भरतपुर में। अलवर और भरतपुर में अहिरवाटी बोली बोली जाती है। ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? याद करना, मेवात प्रदेश में। मेवाती बोली है अहिरवाटी, मेवात प्रदेश में बोली जाती है, अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। तो अहिरवाटी का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, मेवाती इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना, राजस्थान का उच्च न्यायालय तो अपने जोधपुर में है। राजस्थान का उच्च न्यायालय तो कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर में है। लेकिन इसकी एक खंडपीठ याद रखना जयपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो जयपुर में है। और वो कब बनाई थी? 1977 में। 1977 में इसकी एक खंडपीठ कहाँ बनी थी? जयपुर में। और वो बनी कब थी? याद रखना 1977। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? याद रखना जयपुर में। और ये बनी कब थी? 1977, 1977। तो गुणिया सी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है राजस्थान में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? याद रखना जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी कौन सा है? जैसलमेर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र भी कौन सा है? जैसलमेर है। याद कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी। जयपुर, जयपुर नगर की स्थापना कब की गई? जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? याद कर लेना 18 नवंबर 1727 को। 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की स्थापना होती है। और इसका जो वास्तुकार था जिसका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। क्या नाम था दोस्तों? विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य ये जयपुर नगर का वास्तुकार था। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो जयपुर नगर की स्थापना कब होती है? 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की स्थापना होती है। और इसका जो वास्तुकार था वो था विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट है श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम था? दोस्तों श्रीपंथ किस जिले का या किस स्थान का प्राचीन नाम था? याद रखना, श्रीपंथ बयाना का प्राचीन नाम था। किसका नाम था दोस्तों? बयाना। और बयाना कहाँ है दोस्तों? बयाना भरतपुर में स्थित है। बयाना कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में। जो प्राचीन काल में क्यों प्रसिद्ध था बयाना? याद रखना, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? नील की खेती के लिए बयाना प्रसिद्ध था। और यहाँ पर श्रीपंथ नाम का इसका प्राचीन नाम था। बहुत ही शानदार है। तो आपको याद क्या रखना, श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम था? बयाना का। बयाना है कहाँ दोस्तों? भरतपुर में। और ये प्राचीन काल में नील की खेती के लिए भी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
83वां, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना है, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना है, याद करना 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10.41%। हाँ। 84वां क्वेश्चन, राज्य में सबसे ऊंची झील कौन सी है। याद रखना, राज्य की सबसे ऊंची झील नक्की झील है। नक्की झील माउंट आबू पर स्थित है और ये कितने मीटर ऊंचाई पर है, 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। राज्य की सबसे ऊंची झील नक्की झील है जो 1200 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है, माउंट आबू पर बनी हुई है। नक्की झील सर्दियों में जम जाती है और यहीं पर यह राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन है। नक्की झील पर राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। कौन सी है, नक्की झील। राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी है, नक्की झील। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है, राजस्थान के जिलों की जनसंख्या आकार में की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताना है, यानी कि राजस्थान में किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, उसके बाद में उससे कम, उसके बाद में उससे कम, यानी सबसे ज़्यादा से कम की ओर जिलों की संख्या बताना। तो देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको पता है जयपुर की है दोस्तों, उसके बाद में जोधपुर की है, उसके बाद में अलवर की है, उसके बाद में नागौर की है। तो पहले सबसे पहले हो भाई साहब खोजो इसमें जयपुर का है। भाई साहब देखो जयपुर तो कहीं नहीं है, जयपुर तो इसमें कहीं नहीं है। तो उसके बाद में देखो भाई साहब जोधपुर कहाँ है, देखो दोस्तों इसमें लिखा जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर, फिर उदयपुर। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 85 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखो जयपुर तो किसी में भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब जयपुर यहाँ पे है ही नहीं। जयपुर के बाद में ढूंढो कौन सा है, जयपुर के बाद में जोधपुर है, फिर अलवर है, फिर नागौर है, फिर उदयपुर में। याद रखना, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो जयपुर में, जयपुर के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में अलवर, अलवर के बाद में नागौर, नागौर के बाद में उदयपुर में है। यहीं पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। 86वां क्वेश्चन, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी। ओहो भाई साहब बहुत ही तगड़ा आंसर है, बनास। बनास राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास की जो उत्पत्ति है, बनास का जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियों से होता है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से इसका उद्गम होता है। ये राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। ये किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है बनास नदी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मात्रा में सतही जल कौन सी नदी लेके जाती है। भाई साहब दो क्वेश्चन है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो तो है बनास नदी, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा सतही जल, सबसे ज़्यादा जल लेकर जाने वाली नदी कौन सी है, वो है चंबल नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, चंबल नदी सबसे ज़्यादा सतही जल लेके जाने वाली चंबल नदी है। ये क्वेश्चन तो मैं दोस्तों अपने हर एग्जाम में, हर अपने जो भी पेपर है, मॉडल पेपर भी हुआ था 1-2 दिन पहले, मैंने पहला नंबर जो मॉडल पेपर हुआ था उसमें भी लिया था। 0 से 6 आयु वर्ग, 0 से 6 आयु वर्ग को क्या कहते हैं दोस्तों, बालक कहते हैं। क्या दोस्तों, बाल लिंगानुपात इनका कहते हैं। जो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है 2011 के अनुसार कितना है भाई साहब, मैंने बच्चों को रटा रखा है 8 8 8। भाई साहब 888 बाल लिंगानुपात है। बाल लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, बाल लिंगानुपात है 888। कितना है दोस्तों, 888। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बाल लिंगानुपात है वो कहाँ का है दोस्तों, बांसवाड़ा का है। कहाँ का है दोस्तों, बांसवाड़ा का है, याद कर लेना। सॉरी दोस्तों, राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जो बाल लिंगानुपात है वो तो है बांसवाड़ा का। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, और वो है कितना, 888 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रट लेना, बार बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, एक तरफ गोवंश दे रखी है, एक तरफ गायों की नस्ल दे रखी है, और एक तरफ ये कहाँ पे पाई जाती है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो अपन मिला करते हैं। राठी जो गाय है दोस्तों ये बीकानेर में पाई जाती है, 2 नंबर में राइट है। थारपारकर ये अपने बाड़मेर में पाई जाती है, 1 नंबर। गिर नस्ल है ये अजमेर में पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। और जो कांकरेज है ये अपने जालोर में पाई जाती है, 3 नंबर। तो 2 1 4 3 कहाँ पे मिलता है दोस्तों, 2 1 4 3 कहाँ है, अरे हाँ 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो 2 1 4 3 ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रट लेना, क्वेश्चन आएगा ये। राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी। राजस्थान में सबसे पहले जो बाघ परियोजना है वो रणथंभौर से शुरू हुई थी, और रणथंभौर कहाँ है, याद करना, सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर कहाँ है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। और ये जो बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी, 1973 में शुरू हुई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे पहले बाघ परियोजना 1973 में रणथंभौर से शुरू हुई थी।
मिट्टी की क्षारीयता दूर की जाती है। मिट्टी की क्षारीयता किससे दूर की जाती है दोस्तों? जिप्सम से दूर की जाती है। याद करना, जिप्सम से मिट्टी की क्षारीयता दूर की जाती है। देखो दोस्तों, मेरे जो ऑफलाइन क्लास के, ऑफलाइन कोचिंग के जो भी विद्यार्थी है वो सब इस मॉडल पेपर को देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। मैंने एक एक चीज़ें उनको ऑफलाइन क्लासों में लिखवा रखी है, हर एक चीज़ उनके ऑफलाइन क्लासों में लिखा रखी है, हर एक चीज़ बता रखी है। वो ये मॉडल पेपर मिला रहे होंगे तो उनको ऐसा लग रहा होगा ये तो पूरा हलवा है, सर ने सब कुछ चीज़ें हमारे को बता रखी है। तो अपन इस मॉडल पेपर को आप यूँ हल्के में मत लेना दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से इनका मिलान करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होने वाला है। 12वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? याद रखना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है दोस्तों? देबारी में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है दोस्तों? देबारी। और देबारी कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में 1967-67 में इसकी स्थापना होती है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है? देबारी उदयपुर में स्थित है। नीमला रायसला जो लो अयस्क क्षेत्र है, ये खनिज से क्वेश्चन आए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले ऑफलाइन क्लासों में भी लो खनिज पढ़ाता हूँ और लो खनिज में भी नीमला रायसला, डाबला सिंगाना और पुरबनेड़ा, ये सब चीज़ें, थुरुंडेर, ये सब के सब लो खनिजों से संबंधित हैं। तो नीमला रायसला कहाँ पे है दोस्तों? दौसा में है। नीमला रायसला दौसा में है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रट लेना इसको। देखो, नीमला रायसला है दौसा में, और डाबला सिंगाना है, मोरिजा बानोला है जयपुर में, ये सब के सब लो अयस्क की खनिज हैं। तो नीमला रायसला कहाँ है? दौसा में। किसकी खनिज है? लो अयस्क की खनिज है। निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? भाई साहब, जो खरीफ की फसल है वो अभी वर्तमान टाइम में बो रखी है। जैसे वर्तमान टाइम में कहीं बोएड़ा पर राजस्थान मायने, गाँव मायने, तो याद रखनो, बाजरो है भाई साहब, तिल्ली है, मूंग, मोट, जवार, ये सब के सब खरीफ की फसलें जो वर्तमान में अभी लेटेस्ट में जो बो रखी है ना, वो सब के सब भाई साहब खरीफ की फसलें हैं। कौन कौन सी? बाजरा बिल्कुल है भाई साहब, मक्का, ओहो बिल्कुल राइट बात है, उड़द, मूंग, मोट, ये सब के सब अभी बोई जाती है। इसका मतलब ये सब के सब राइट है। आपको एक बात बता देता हूँ, जो रबी की फसलें हैं दोस्तों, रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती है, और जो खरीफ की फसल है दोस्तों, ये खरीफ की फसल गर्मी के आसपास जो अपने बारिश वगैरह की होता है उस समय ये खरीफ की फसल बोई जाती है। वर्तमान में जो अपनी फसल चल रही है वो खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस जिले में सबसे कम पशु संपदा है? राजस्थान में किस जिले में सबसे कम पशु संपदा है? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। पशु संपदा यानी सबसे कम पशुधन कहाँ पे है? याद रखना, सबसे कम पशुधन याद करना धौलपुर में। सबसे कम पशुधन कहाँ है दोस्तों? धौलपुर में। अपन देखते हैं दोस्तों, जैसलमेर नहीं, चूरू नहीं, धौलपुर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबसे कम पशुधन धौलपुर में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको 2 क्वेश्चन याद रखना, सबसे कम पशुधन पूछे तो धौलपुर हो गया, और सबसे ज्यादा पूछे तो क्या करोगे फिर? याद करना, बाड़मेर में। सबसे ज्यादा कहाँ है पशुधन? बाड़मेर में। ये दोनों क्वेश्चन आपको रटने हैं। राजस्थान में सबसे कम पशुधन कहाँ है? धौलपुर में। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ है? बाड़मेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंच देवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है? किस देवी की मूर्ति के ऊपर जो उनका ऊपरी हिस्सा है वहां पर पंच देवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है? अच्छे से समझ लेना दोस्तों, इसका आंसर होगा शिला देवी। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? शिला देवी। शिला देवी की जो मूर्ति है दोस्तों, इस मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंच देवियां बनी हुई है दोस्तों, पंच देवियों की प्रतिमाएं लगी हुई है, वो है शिला देवी। और शिला देवी का जो मंदिर है दोस्तों वो आमेर में स्थित है। और आमेर कहाँ है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। याद कर लेना, शिला देवी का मंदिर आमेर के राज परिवारों की इष्ट देवी है, वो है शिला माता। याद कर लेना, आमेर जयपुर में शिला देवी की मूर्ति है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अलग से क्वेश्चन याद कर लेना। मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? बहुत ही शानदार है दोस्तों। मीणा जाति, जो मीणा जाति है, मीणा जाति मत्स्य का अवतार मानी जाती है कि नहीं दोस्तों? मीणा जाति किस लोक देवता या किस संत की या किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते? याद करना, भूरिया बाबा। किसकी झूठी कसम नहीं खाते दोस्तों? भूरिया बाबा। भूरिया बाबा का दूसरा नाम है गोतमेश्वर बाबा। कौन सा नाम है दोस्तों? गोतमेश्वर बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। बहुत ही तगड़ा है दोस्तों। देखो दोस्तों, भूरिया बाबा या इन्हीं का दूसरा नाम है गोतमेश्वर बाबा। उनके ऊपर चढ़ी हुई केसर, भाई साहब उनके ऊपर जो केसर चढ़ाते हैं वो केसर पीकर वो मीणा कभी झूठ नहीं बोलते हैं भाई साहब, एकदम सच्ची सच्ची बात वो बोलते हैं। तो मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते? भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कीका। ओहो भाई साहब, कीका किसके बचपन का नाम था? भाई साहब गजब, अपने हल्दी घाटी के शेर, वीरों के वीर महाराणा प्रताप, जो राणा प्रताप है हल्दी घाटी के शेर, उनको कीका कहा जाता है। देखो दोस्तों, जो भील लोग हैं,
ये भील लोग हैं, पहाड़ी भागों में जो भील लोग थे वो भील लोग महाराणा प्रताप को कीका के नाम से जानते थे। और कीके का मतलब होता है छोटा बच्चा। कीका का मतलब क्या होता है दोस्तों? छोटा बच्चा होता है कीके का मतलब। और कीका किसको बोलते थे दोस्तों? महाराणा प्रताप को बोलते थे, भील सरदार बोलते थे। और भीलों का सरदार था जो महाराणा प्रताप का सहयोग करने वाला था, उनका नाम था पुंजा भील। क्या नाम था? पुंजा भील था उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये सभ्यताओं से क्वेश्चन आया दोस्तों। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला था? ये था, याद कर लेना, कालीबंगा से मिला था। और कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है, जहाँ पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। और 1952 में अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज करी थी। और यहाँ पर 9 सालों में उत्खनन हुआ था बीबी लाल और बी के थापर के नेतृत्व में। मत्स्य संघ में शामिल रियासतें कौन सी थी? आपको पता है दोस्तों, मत्स्य संघ में कौन सी रियासत साबित हुई थी? ABCD। कौन सी याद हुई थी? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब ये 4 रियासतें निम्न में से कौन सी दोस्तों? अलवर बिल्कुल है, करौली है, भरतपुर है और एक थी धौलपुर। बिल्कुल, ये चारों के चारों रियासतें अब मत्स्य संघ में शामिल हुई थी। राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण था, राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण था वो था मत्स्य संघ। कौन सा था दोस्तों? मत्स्य संघ, जिसकी राजधानी अलवर को बनाई गई थी। तो ये हो गया दोस्तों अपने राजस्थान जीके के पूरे 100 क्वेश्चन हुए थे। आपको ये 100 क्वेश्चन राजस्थान जीके के कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बताना दोस्तों। आपको ये कितना मज़ा आया, कितना नहीं आया, कैसे लगे, कैसे नहीं लगे, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो अपन आगे की, अभी तो खत्म हुआ नहीं दोस्तों, अभी तो शिक्षण अभिरुचि आएगी, शिक्षण अभिक्षमता आएगी। ये 101 से लेकर 150 तक ये क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। आपको इसमें भी अच्छे से समझना है, कितना मज़ा आता है, कितना तगड़ा आता है, कितना आपका स्कोर होता है। आप क्या करना दोस्तों, एक पेपर लेके बैठना, आप पेपर लेके बैठना और उसमें आप मिलाते रहना कि मेरे कितने राइट है, मैं कितने गलत कर रहा हूँ। आप सब के सब अपना पूरा दर्पण आपके सामने, आपका आईना आपके सामने होना चाहिए। तो अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों शिक्षण अभिक्षमता 101वें नंबर क्वेश्चन से, 101वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शिक्षक के लिए देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ ये प्रश्न स्टार्ट करने से पहले। देखो, शिक्षण अभिक्षमता वही बंदा राइट करेगा जो हर चीज़ को पॉजिटिव लेगा, हर चीज़ को अपने फेवर में एकदम सही तरीके से सोचेगा। मतलब आपको गलत नेगेटिव बात तो सोचना ही नहीं है दिमाग में। आप हमेशा, आपको बोले कि एक टीचर होने के नाते तो आप अपने खुद के ऊपर ले लो कि हाँ भाई साहब मैं एक टीचर हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बच्चों का भविष्य कैसे सुधारना है, मुझे कोई भी चीज़ कैसे अच्छी करनी है। आप कोई भी चीज़ अच्छा सोचना, ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। और इन क्वेश्चनों के बलबूते पे ही आपका स्कोर बढ़ने वाला है। रीजन क्या है दोस्तों, इसमें आप अच्छा करोगे, एकदम बढ़िया करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, थोड़ा सा और सही करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, थोड़ा सा और बढ़िया करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, और बिल्कुल ही घटिया करोगे तो भाई साहब 0 नंबर मिलेगा। आपको गोल गोल अंडा मिलने वाला है। इसीलिए आपको कहता हूं आप इनको सोच समझ के एकदम बढ़िया तरीके से करना, आपको सारे के सारे नंबर इसमें मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर है 101, शिक्षक के लिए अति आशावादिता एक मानसिक रोग का लक्षण है। शिक्षक के लिए अति आशावादिता एक मानसिक रोग का लक्षण है। आप इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि शिक्षक के लिए कोई भी व्यक्ति वो अति आशावादिता रहता है, यानी कोई भी व्यक्ति शिक्षक के प्रति बहुत ज़्यादा आशा रखता है तो वो एक मानसिक रोग का लक्षण है। आप इस बात से सहमत हो कि नहीं है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल पूर्ण सहमत है, एकदम सही बात है। एक बात बताता हूँ, आप किसी भी शिक्षक के प्रति ज़्यादा समर्पित हो जाओगे, ज़्यादा उसके प्रति आशा रखोगे तो ये बात गलत है भाई साहब। शिक्षक बापड़ों का ही करी हैंग सब चीज़ें उन हाथ में थोड़ी है, आपको भी कुछ अच्छा करना पड़ेगा। मान लो मैं आपको कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मैं आप सारे के सारे मेरे प्रति डिपेंड हो जाओ कि सर ने जो कह दिया वो फाइनल है। भाई साहब मैं कोई है देवता थोड़ी हूँ, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो आंसर आएगा। तो शिक्षक के लिए आप ज़्यादा, शिक्षक के प्रति आप ज़्यादा आशावादिता नहीं रखना, अपन को खुद को भी मेहनत करनी चाहिए। ये बात एकदम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूर्ण सहमत हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 102वां क्वेश्चन, यदि शिक्षक अपने शिक्षण के साथ संवेगात्मक उष्णता संलग्न कर दे तो उसका शिक्षण होगा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन की आप लैंग्वेज समझ गए तो आप इस क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर दोगे। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण, एक शिक्षक कोई भी पाठ पढ़ाता है, उस पढ़ाते समय वो अपने संवेगात्मक भावों को भी अपने उस पाठ के साथ में संलग्न कर दे। कैसे? मान लो कोई भी दयालु का पाठ आया, मान लो कोई गरीबी का पाठ आया, बहुत ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा हो रही है, तो वो टीचर एकदम गरीबी की तरह बात कर रहा है, एकदम दयालु की तरह बात कर रहा है। मान लो एक पाठ में रोने जैसी बात आई तो टीचर वो रो रो के दिखा रहा है। तो भाई साहब ऐसा यदि करेगा
तो वो शिक्षण कैसा होगा, बिल्कुल प्रभावी होगा, वो बहुत ही शानदार होगा। मान लो छोटे बच्चे हैं भाई साहब, अपने रोने जैसा पाठ आ गया, मान लो किसी की मृत्यु हो गई, ऐसा कोई रोने जैसा कोई पाठ आया और वो टीचर रो रो के दिखा रहा है, तो बच्चे बहुत खुश होंगे, बच्चे खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे कि यार टीचर देखो कितना अच्छे से पढ़ा रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। कि कोई भी पाठ पढ़ाओ तो उसमें इन्वॉल्व होके, उसमें शामिल होके, उसमें एकदम घुल मिलकर वो पाठ पढ़ाओगे तो वो पाठ एकदम प्रभावी होगा, बहुत ही शानदार होने वाला है। 103वां आंसर, जब नेता के साथ संवेगात्मक संबंध जुड़ जाते हैं तो उस नेता पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई साहब आपको एक बात बताता हूँ, आप कोई भी नेता हो, जैसे आपके कोई गांव के आसपास कोई एमएलए है और उस एमएलए से आप जुड़ जाते हो, वो एमएलए मान लो आपके घर में कभी भी कोई ब्याह शादी है तो वो एमएलए आपके घर में आता है, कोई मौत मरतंग हो गई वो आपके घर में आ रहा है, कोई छोटा सा फंक्शन हो गया वो आपके घर में आ रहा है, तो आपका और उस नेता का कनेक्शन हो जाएगा, आपका और नेता का मतलब एकदम संवेगात्मक जुड़ा हो जाएगा। अंदर ही अंदर आप दोनों मतलब यूँ बढ़िया तरीके से रहने लग जाओगे, संवेगात्मक संबंध हो जाएगा। तो भाई साहब ऐसा हो जाएगा तो उस नेता पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल आप उनका संबंध कैसे हो जाएगा, एकदम संबंध तीव्र हो जाएगा। संबंध टूटेंगे क्या, बिल्कुल नहीं टूटेंगे भाई साहब। नेता आपके घर पे आ रहा है, आपसे संबंध बना रहा है तो टूटेंगे क्या, बिल्कुल। संबंध क्षीण होंगे, क्षीण मतलब कमजोर, बिल्कुल नहीं होंगे। संबंध अस्पष्ट होंगे, नहीं भाई साहब अस्पष्ट नहीं होंगे। संबंध तीव्र होंगे, एकदम बढ़िया तरीके से संबंध होंगे। मान लो आज अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपन नरेंद्र मोदी को अच्छा समझ रहे, उनके साथ में संवेगात्मक संबंध है कि वो हमारे आइडियल है, बहुत अच्छे हैं, तो आपके और नरेंद्र मोदी के बीच में संबंध बहुत ही तीव्र बन रहे हैं, बहुत ही अच्छा उनका संबंध बन रहा है। नेक्स्ट है, शिक्षक का चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है। एक शिक्षक को चरित्रवान क्यों होना चाहिए भाई साहब, है सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, बात तो ठीक है, सोचते हैं अभी। सहयोगी कार्य तो बिल्कुल ये भी ठीक है। बालकों पर प्रभाव डालने के लिए ये भी बात ठीक है। छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, भाई साहब देखो ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन इन तीनों बातों से सबसे बेहतर है चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों बातों से भी ज़्यादा आंसर राइट है। देखो दोस्तों इन प्रश्नों में आपको जो सबसे ज़्यादा आंसर राइट है वही आपको करना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर राइट होंगे। देखो दोस्तों सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए ये भी राइट है, सहयोगी कार्य करने तो ये भी राइट है, बालकों पर प्रभाव डालना ये भी राइट है, लेकिन छात्रों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करना ये सबसे ज़्यादा राइट आंसर है। तो 104वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा। पांचवा, नेता के रूप में सदस्यगण आपको जो भी कार्य सौंपे उसे आपको करना चाहिए। बिल्कुल देखो आपको नेता समझकर आपको कोई कार्य सौंपा जाता है, आपको कोई आपके सदस्यगण आपको कोई कार्य सौंपते हैं तो उस कार्य को कैसे करना चाहिए, है खाना पूर्ति, खाली यूज बस दिखावटी के लिए, भाई साहब नहीं ये बात गलत है, दिखावटी के लिए नहीं करना चाहिए, पूर्ण उत्साह के साथ में। बिल्कुल भाई साहब आपको कोई भी कार्य सौंपा जाता है उस कार्य को पूर्ण उत्साह के साथ में करना चाहिए, पूर्ण मनोरंजन के साथ में करना चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से उस कार्य को करना चाहिए ताकि वो कार्य आगे एकदम बढ़िया तरीके से हो, उसको पूर्ण उत्साह के साथ में उसको करना चाहिए। एक नेता के रूप में शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यानी कि एक शिक्षक है वो एक नेता की तरह है, उसको कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उत्साह के साथ, निरस्ता के साथ। भाई साहब निरस्ता तो बिल्कुल गलत है, यानी कि मरियोड़ो रहजू, आपको ये कहा नहीं कि मास्टर मरियोड़ो रहजू रे हाई हूँ, उदासीतापूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए। कठोरता के साथ, अब भाई साहब को ज़्यादा बड़बड़ कर दिया मैं टांगे तोड़ दूंगा, ऐसा टीचर होगा तो भाई साहब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। वेतन के अनुसार, ओ भाई साहब मास्टर ने वेतन देवो, पैसा देवो, जिन्हीं साबू काम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसको उत्साह के साथ में होना चाहिए। एक टीचर को कैसा होना चाहिए, एक नेता के रूप में उत्साह के साथ में होना चाहिए, एकदम अपने आप में मोटिवेट रहना चाहिए हमेशा, एकदम बढ़िया तरीके से, हाँ कि ये काम मैं कर सकता हूँ, है कि नहीं दोस्तों, इसका मतलब उत्साह के साथ। नेक्स्ट है, कुछ सदस्य एक नेता के रूप में आपकी आलोचना करना प्रारंभ कर देते हैं, इस दिशा में आप क्या करेंगे। मान लो आप नेता हो और आपके जो सदस्य है वो आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे दोस्तों उस समय, उनसे बदला लूंगा, हो भाई साहब बदला लेने की बात तो सोचो ही मत दिमाग में, चुप रहूंगा, चुप क्यों रहूंगा भाई साहब, यदि मैं गलत हूँ ही नहीं तो क्यों चुप रहना। आप उन चीज़ों को सोचो कि भाई साहब मेरे प्रति इतना जो विरोध हो रहा है क्यों हो रहा है कि नहीं, उन्हें समझाऊंगा। समझाने जैसा तो आपके पास में टाइम है ही नहीं दोस्तों, आजकल के लोग कहाँ समझे, सभी के समक्ष अपना पक्ष रखूंगा, बिल्कुल बात सही है, मैं सभी को अपनी बात कहने का मौका निकालूंगा कि भाई साहब आप मेरी आलोचना क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, क्या दुख दर्द है, वो सब बातें जानने की कोशिश करना। मेरी जो भी परेशानी होगी मैं उनके सभी के समक्ष रखूंगा, भाई साहब मेरी ऐसी तकलीफ है, मैं इस पर प्रॉब्लम हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं भी अपना पक्ष रखूंगा, तब जाके उन व्यक्तियों को पता चलेगा, उन सदस्यों को पता चलेगा कि हाँ यार नेताजी की थी ये तकलीफ थी, इसीलिए इनको प्रॉब्लम है, इसीलिए अपन इनका विरोध कर रहे हैं, है कि नहीं दोस्तों। तो आपका कोई भी विरोध कर रहा है तो उस विरोध
विरोध कर रहे हैं तो आपको उन सब के सामने आपको पक्ष रखना है, भाई आपकी क्या तकलीफ है, वो चीज़ उनको बताओगे तब पता चलेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट है, यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता तो उसे क्या करना चाहिए। एक बात है दोस्तों, मान लो आप एक स्कूल में लग गए, एक मास्टर बन गए, प्रिंसिपल ने बोला आपको कि सर ये काम करना है, सर ये काम करना, या मान लो ऐसा है कि मान लो आप नेता हो, सदस्यों ने आपको कोई काम बोला कि नेताजी ये काम करना है, नेताजी ये काम करना, तो आप क्या करोगे उस समय, उस कार्य को प्रारंभ नहीं करेंगे, ना करेंगे। भाई साहब ऐसा नहीं करोगे तो अगली बार चुनाव कौन जीतने देगा, है भाई साहब। यदि आपसे हो रहा है तो करो, चुप क्यों रहना भाई साहब, ये बात गलत है। खुले मन से स्वीकार कर ले, बिल्कुल आपको कोई भी काम सौंपा गया है तो उसको खुले मन से स्वीकार कीजिए कि हाँ साहब मैं कर दूंगा। नेताजी कभी कभी आपको पता है घर पे आते हैं ना, तो वो काम करे या नहीं करे फिर भी कहते हैं भाई साहब अब की बार मेरे को जिता दो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। एकदम खुले मन से वो स्वीकार करते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से वो कहते हैं भाई साहब कि मैं आपका काम कर दूंगा, एकदम टनाटन रूप से। सदस्यों को झांसा दे, भाई साहब झांसा दे दिया ना तो आप जीत ही नहीं पाओगे। एक बार तो जीत लोगे, अगली बार कौन जीतेंगे, आप उनको पागल बना दोगे, उनको डपोड़ बनाओगे ना भाई साहब, तो आप कभी नहीं जीत पाओगे। यानी झांसा देना मतलब डपोड़ बनाना, झांसा देना मतलब डपोड़ बनाना, आप कभी भी नहीं जीत पाओगे। एक बार तो जीत लोगे लेकिन अगली बार आपके लिए बहुत ही बुरी वो खैर नहीं होगी भाई साहब, फिर जीतने नहीं देंगे आपको कभी भी। तो खुले मन से उनको स्वीकार कर लो। आपको कोई भी कार्य सौंपा गया है उन कार्यों को खुले मन से स्वीकार कर लो। आपसे होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, आप उसको स्वीकार करो। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये आपको पढ़ने के बाद में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है मैं इन क्वेश्चनों को कर दूंगा, आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई भी चीज़ अपने ऊपर ले एकदम बढ़िया तरीके से। देखो कुछ अध्यापक अपने निष्पक्ष व्यवहार के कारण शीघ्र ही छात्र और साथी अध्यापकों में प्रिय हो जाते हैं। एक बात बताता हूँ, देखो कुछ अध्यापक होते हैं वो एकदम किसी भी बच्चे को ज़्यादा नहीं बोलते। मान लो देखो कोई टीचर है, मान लो कोई क्लास में टीचर है, वो टीचर कभी भी किसी एक बच्चे का पक्ष नहीं लेता है, वो सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखता है, सभी बच्चों का समान महत्व समझता है, सभी बच्चों को बराबर समझता है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे उनके प्रति मतलब सब वो उनका आदर करेंगे, वो सभी बच्चे उनको रेस्पेक्ट करेंगे, सभी बच्चे उनको प्रिय कहेंगे कि हाँ यार ये हमारे प्रिय सर है, किसी का एक का पक्ष नहीं लेंगे, है कि नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, बिल्कुल पूर्ण सहमत है, ये बात एकदम सही है कि नहीं है। मान लो आपकी क्लास में भी कोई ऐसा टीचर था जो किसी एक बंदे का पक्ष नहीं लेता है, पूरी क्लास में वो समान रूप से देखता है कि भाई ये लड़कियां भी बराबर है, लड़के भी बराबर है, चाहे होशियार हो चाहे कमजोर हो, सभी बच्चों को बराबर देखता है, तो वो टीचर बहुत ही प्रिय होगा, है कि नहीं, वो अध्यापकों में प्रिय हो जाता है। बिल्कुल ये बात पूर्ण सहमत है, 109 के आंसर हो जाएगा पूर्ण सहमत है। नेक्स्ट है, वही सफल शिक्षक हो सकता है, यानी कि एक शिक्षक मतलब एक सफल शिक्षक कौन सा है, कठोर अनुशासन रखता है। भाई साहब नहीं, आज के ज़माने में कठोर अनुशासन बिल्कुल गलत है। कठोर अनुशासन जिस ऑप्शन में आए आप आंख बंद करके उस ऑप्शन को गलत कर दो। कठोर अनुशासन कभी नहीं रखना चाहिए। नियमित गृह कार्य देखता है, अभी छोड़ते हैं, अभी इसको रोकते। अच्छे अंक देता है, भाई साहब अच्छे अंक देना ये कोई सफल शिक्षक का काम नहीं है। छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। ओहो भाई साहब ये बात एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 110वें का। छात्रों की प्रगति, छात्रों ने कितना अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है उसके प्रति उसको जानकारी होनी चाहिए। छात्रों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देवे, छात्रों को बढ़िया से बढ़िया पढ़ाए, छात्रों की प्रगति हो रही कि नहीं हो रही ये सब कुछ उसको जानना चाहिए। ये यदि वो जानेगा तो वही शिक्षक सबसे सफल माना जाएगा। तो 110वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं, यानी कि शिक्षक का ऐसा कौन सा गुण है जिसकी प्रशंसा सबसे ज़्यादा छात्र करते हैं। चुस्त व सुंदर लिखना। ओ भाई साहब चुस्त का मतलब होता है एकदम नरम तरीके से, बहुत ही ठंडा पड़ी हुआ मारसा, कोई नहीं कहो कि मारसा एकदम ही मोटिवेट नहीं है, बहुत ढीला ढाला है। सुंदर लिखना दिखने से थोड़ी होता भाई साहब, सुंदर दिखना क्या मतलब है। फिर हाजिर जवाब देना, ओहो जी सा हाँ सा नहीं। मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, अभी सोचते हैं। और प्रभावी शिक्षण, ओहो बिल्कुल बात सही है भाई साहब। मान लो कोई टीचर विकलांग है तो भी आपको कोई लेना देना नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहनता है तो भी, हालांकि फटे पुराने नहीं मतलब वो आप उनकी परिस्थिति जैसी है, मान लो वो काले हैं गोरे हैं कैसे, वो उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको तो टीचर पढ़ा कैसे रहा है भाई साहब, आपको वो आपको समझा कैसे रहा है। यदि आपको बढ़िया तरीके से समझा रहा है, आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा है तो भाई साहब वो शिक्षक सभी बच्चों के अंदर अपने सभी बच्चों के मध्य प्रिय हो जाएगा, है कि नहीं। दोस्तों जो टीचर आप लोगों ने बढ़िया पढ़ावे वो टीचर सबसे ज़्यादा बढ़िया रहे, है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 111वें का प्रभावी शिक्षण, यानी प्रभावी का मतलब ऐसा शिक्षण जो सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ाए, सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज के प्रजातांत्रिक युग में नेता को व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन कराने के लिए
काम लेना चाहिए। यानी आज के जो नेता है प्रजातांत्रिक युग में, जो आज के नेता हैं, उन नेताओं को व्यवस्था बनाए रखना और उनके नियमों का पालन करना, ये किस प्रकार का, मतलब किस प्रकार उनको काम में लेना चाहिए। चतुराई से, एक मिनट रुकते हैं दोस्तों, खुशामद से, ओ भाई साहब, खुशामद का मतलब होता है दोस्तों किसी की चापलूसी करना। चापलूसी वाला ऑप्शन गलत है दोस्तों। दंड, दंड भी गलत है भाई साहब। जो जो चीज़ें नेगेटिव बात होती है वो हमेशा ऑप्शन में गलत होती है। कठोरता, कठोरता भी गलत है दोस्तों। चतुराई से, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चतुराई, इसका आंसर हो जाएगा चतुराई। यानी आज का जो प्रजातांत्रिक युग में इसको व्यवस्था बनाए रखना है तो कैसे काम लेना होगा, चतुराई से काम लेना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 113वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिभावक शिक्षक सम्मेलन की स्थापना से कौन सा लाभ सबसे अधिक होगा। यानी अभिभावक और शिक्षक, यानी माता पिता और शिक्षकों का सम्मेलन होना चाहिए, शिक्षकों की मीटिंग होनी चाहिए। इससे कौन सा काम सबसे अधिक होगा। अभिभावकों से चंदा इकट्ठा किया जा सकता है, ये बात गलत है कि भाई साहब मास्टर माता पिता ने क्यों बुलाया स्कूल में मीटिंग करने वास्ते, पाया लेने वास्ते। ओह भाई साहब, ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत है। अभिभावकों को स्कूल के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जा सकती है, ये बात थोड़ी ठीक है, थोड़ी अच्छी लग रही है, ये बात हो सकती है। अभी अभी तो अपना वो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये ऐसा कैसे हो गया भाई, एक मिनट। नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावकों का सहयोग किया जा सकता है। बिल्कुल राइट बात। देखो दोस्तों, अभिभावकों को टीचर स्कूल में क्यों बुलाता है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास के बारे में पता चलाए, बच्चा कितना प्रगति कर रहा है वो बताए, बच्चा कितना होशियार है, कितना कमज़ोर है, बच्चा कितना पढ़ लिख रहा है, बच्चा कितना मतलब बच्चे के बारे में जितनी भी प्रगति है वो सब के सब अध्यापकों को बताना, बच्चे के बारे में, बच्चों के माता पिता से बारे में बताना। यदि बच्चों के माता पिता स्कूल में जाएंगे तब जाके वो टीचर उनको बताएंगे, है कि नहीं दोस्तों। इसीलिए अभिभावक और शिक्षकों की मीटिंगें होती है महीने में, है कि नहीं, ताकि बच्चों की प्रगति कितनी हुई, क्या हुई, वो सब के सब अध्यापकों के साथ में बता सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है, एक शिक्षक से आशा की जाती है वो बिल्कुल भी महत्वाकांक्षी नहीं हो। भाई साहब, यदि महत्वाकांक्षी नहीं होगा तो मृत प्राय है, वो मरे हुए जैसा है। उसकी आकांक्षाएं संतुलित हो। भाई साहब, संतुलित कोई चीज़ होनी, ये भी गलत है। उसकी आकांक्षाएं उच्च स्तर की हो। एक मिनट रुकते इसको भी अपन थोड़ा सोचते हैं भाई ये आंसर राइट है कि नहीं है। और फिर है, उसकी आकांक्षाएं उसके घर और परिवार तक ही सीमित हो। घर परिवार वाली ये बात गलत है। उसकी बिल्कुल भी आकांक्षा नहीं हो, ये बात भी गलत है। उसकी आकांक्षाएं संतुलित हो। अभी सोचते हैं, उसकी आकांक्षाएं उच्च स्तर की हो, ये बात भी गलत है। यानी ज़्यादा आकांक्षाएं भी खराब है। उसकी आकांक्षाएं संतुलित हो, हाँ बिल्कुल संतुलित दिखा हुआ है, संतुलित। उनकी आकांक्षाएं एकदम संतुलित होनी चाहिए। टीचर की आकांक्षाएं एकदम संतुलित होनी चाहिए। यूँ नहीं हाची ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, हाची नीचे भी नहीं होनी चाहिए, एकदम मीडियम तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से होनी चाहिए कि टीचर एकदम संतुलित बराबर तरीके से सोच सके। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेता को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि समूह सदस्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी कि एक नेता के रूप में जो भी उनका समूह है, उस समूह में नेता को ये पता होना चाहिए कि समूह में सभी में व्यक्तिगत भिन्नता है। ये बात एकदम सही है दोस्तों, पूर्ण सहमत है। समूह में हमेशा एक पूर्ण अपने जो समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जैसे एक क्लास है, क्लास में भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा धीरे धीरे सीखता है, कोई बच्चा किसी परिस्थितियों में आता है, कोई बच्चा कैसी परिस्थितियों में आता है कि नहीं दोस्तों। हर बच्चा एक समान नहीं होता है, सब अलग अलग परिस्थितियों से आते हैं, इसीलिए वो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है। नेतृत्व गुण के लिए क्या आवश्यक है? उच्च बौद्धिक योग्यता, सामाजिक परिपक्वता, सुंदरता, पर्याप्त धन। देखो दोस्तों, पर्याप्त धन से कोई मतलब नहीं है। सामाजिक परिपक्वता हो या नहीं हो ऐसा इतना कोई जरूरी नहीं है। सुंदरता, किसी टीचर की सुंदरता हो ये भी जरूरी नहीं है। उच्च बौद्धिक योग्यता, वो टीचर यदि होशियार है, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी समझने सोचने की क्षमता ज़्यादा है, तो वो टीचर नेतृत्व के लिए बहुत शानदार होगा। कक्षा में नेता के रूप में आपका व्यवहार यदि पक्षपातपूर्ण हो, मान लो एक टीचर है, यदि वो टीचर कक्षा में पक्षपात करेगा तो क्या होगा वो रिजल्ट? आप छात्र पर विश्वास नहीं करेंगे, ये बात गलत है। आप छात्रों को गाली देंगे, ये तो बात बिल्कुल सरासर गलत है। आप गाली क्यों देंगे दोस्तों? हैं, छात्र आपकी बात मानेंगे? हैं, आपका व्यवहार यदि पक्षपातपूर्ण है, क्लास में आपका व्यवहार पक्षपातपूर्ण है, यदि आप क्लास में पक्षपात करें बच्चों के साथ में, तो बच्चे आपकी बात मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप कक्षा में लोकप्रिय हो जाएंगे, ये बात भी गलत है। आप कक्षा में यदि आपका व्यवहार पक्षपातपूर्ण है तो आप लोकप्रिय नहीं होंगे, छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों, छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए,
एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन को वापस समझाता हूँ। कक्षा में एक नेता के रूप में आपका व्यवहार यदि पक्षपातपूर्ण है, आप यदि क्लास में पक्षपात कर रहे हैं कि ये बच्चा मेरा बहुत प्रिय है, ये बच्चा कमज़ोर है, ऐसा है, तो छात्र आपको गाली देंगे। भाई साहब मन ही मन तो गाली दे सकते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन अपन इसको आंसर नहीं करेंगे। छात्र आपकी बात मानेंगे? छात्र आपकी बात कैसे मानेंगे? आप यदि पक्षपातपूर्ण करेंगे तो छात्र आपकी बात मानेंगे नहीं। आप कक्षा में लोकप्रिय हो जाएंगे, बिल्कुल सरासर गलत है। आप यदि पक्षपात करें तो आप लोकप्रिय नहीं, आप बच्चों के दिमाग से उतर जाएंगे। बच्चे आपको पागल समझेंगे, बच्चे आपको डपोल समझेंगे कि ये सर बढ़िया नहीं है। छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल ये राइट है। छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप तो किसी एक का पक्ष ले रहे हो कि ये मेरा प्रिय स्टूडेंट है, तो वही जो चापलूस स्टूडेंट है वही आपका करेगा, बाकी तो कोई आपका पक्ष नहीं लेगा। आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे? आप एक टीचर हो, आप टीचर के रूप में आप अपने विद्यालय में एक फुटबॉल टीम बना रहे हो, उस फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाओगे? प्रधानाध्यापक के पुत्र को। भाई साहब प्रधानाध्यापक के पुत्र को क्यों बनाएंगे? वो अपर कोई नेडो लागे, अपर काका लागे, बिल्कुल गलत बात, इसको तो बनाना ही नहीं है। जो सभी अन्य खिलाड़ियों में प्रिय हो, ये बात ठीक है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति को बनाना जो सभी खिलाड़ियों में संतुलित हो, सभी खिलाड़ियों में अपने को प्रिय समझे, सभी खिलाड़ी उनका बराबर सम्मान करे, सभी खिलाड़ियों में उस तालमेल बिठाए रखे, उसी को बनाना। जो उम्र में सबसे बड़ा हो, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। जो अच्छा खेलता हो, हालांकि ठीक है अच्छा खेलता है उसको बना सकते हैं, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो उसका कहना नहीं मानेंगे। अच्छा खेलता तो वो अकेला ही खेलेगा, दूसरे बच्चे उसका कहना नहीं मानेंगे। लेकिन वो जो सभी खिलाड़ियों में प्रिय होगा, उसका सभी बच्चे उसका कहना मानेंगे, सभी लड़के उसका कहना मानेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उपयोगी है। यानी छात्रों में नेतृत्व का गुण विकास कैसे कर सकते हैं, यानी छात्रों में नेतागिरी कैसे बना सकते हैं, छात्रों में कैसे नेतागिरी पैदा की सकती है, छात्रों को कैसे नेतृत्व का प्रदान किया जा सकता है। छात्र संघ, उपयुक्त शिक्षण, खेल कूद और प्रतिस्पर्धा। देखो दोस्तों, छात्रों का संघ बनाकर उनमें नेतृत्व की क्षमता पैदा की जा सकती है। तभी तो आपको पता है दोस्तों, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, महाविद्यालय है, उनमें छात्र संघ बनाए जाते हैं। छात्र संघ बनाकर उनमें नेतृत्व का, जिस व्यक्ति में नेतृत्व का गुण होता है वो नेताजी बनते हैं। आपको पता है अपने महाविद्यालय में नेताजी बनते हैं, है कि नहीं? वो नेताजी बनते हैं, वही तो नेतृत्व का गुण होता है, उसमें छात्र संघ होता है कि नहीं? ये क्वेश्चन आप अपने सोच समझ के, अपने आसपास के माहौल को देखकर, आप इन क्वेश्चनों को पॉजिटिव तरीके से देखकर आप इन क्वेश्चनों को आंसर कर सकते हो। आप कक्षा का मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? होशियार छात्र को, एक भी सोचते हैं दोस्तों, उद्दंड छात्र को। भाई साहब उद्दंड का मतलब होता है लड़ाई टंटे करने वाला। आप यदि लड़ाई टंटे वाले करने को बनाएंगे तो भाई साहब वो चुप रखने से ज़्यादा वो खुद बोलना स्टार्ट करेगा, वो खुद लड़ाई टंटा करेगा, क्लास में टेबलेट फेंक देगा, क्लास में किसी को ठोक देगा भाई साहब बुरी तरह से, तो वो तो लफड़ा हो जाएगा। सुंदर छात्र को, क्यों भाई साहब सुंदर छात्र को अपन नेडो लगे हैं? सुंदर छात्र को बनाने से कोई मतलब नहीं है भाई साहब। अपने स्वयं के पुत्र को, ओह भाई साहब अपने स्वयं के पुत्र को क्यों बनाएंगे? यदि स्वयं के पुत्र को बना दिया तो सबका लफड़ा हो जाएगा भाई साहब, बहुत ही मेन प्रॉब्लम हो जाएगी क्लास में, है? होशियार छात्र को बनाना। किसको बनाना दोस्तों? होशियार छात्र को। आप ये चीज़ें आप कुछ समझते हो दोस्तों। आप जब 10वीं 12वीं तक पढ़ रहे थे तो क्लास में मॉनिटर किसको बनाया जाता था? जो होशियार है उसी को बनाया जाता था। अब ये पर्सन, ऐसे पर्सन पढ़ाए नहीं जाते दोस्तों, ये पर्सन आपके खुद के दिमाग से चलने चाहिए, है कि नहीं? नेक्स्ट है दोस्तों, सभी छात्रों में नेतृत्व गुण विद्यमान रहते हैं, केवल उन्हें उजागर करने की आवश्यकता होती है। यानी कि जितने भी क्लास में छात्र हैं उन सभी छात्रों में नेतृत्व का गुण रहता है। ये बात सही है क्या? ये बात नहीं सही है भाई साहब, सभी छात्रों में नहीं होता। कभी कभी ये बात सही हो सकती है दोस्तों, सभी छात्रों में नहीं हो सकती, किसी किसी छात्रों में नेतृत्व का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदर व आकर्षक व्यक्तित्व भी नेता को लोकप्रिय बना देता है। यानी कि कोई नेता सुंदर है, कोई नेता आकर्षक है, तो वो नेता लोकप्रिय बन सकता है क्या? वो कभी नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। यदि कोई सुंदर है तो वो बन सकता है, सदैव हमेशा तो नहीं बन सकता है, शायद कभी कभी दोस्तों। इसका आंसर होगा कभी कभी सुंदर या आकर्षक नेता भी लोकप्रिय बन सकता है। नेक्स्ट है, जैसा प्रधानाध्यापक होगा वैसा ही विद्यालय होगा। आप इस कथन को कहाँ तक सहमत है? दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि जैसा प्रधानाध्यापक होगा वैसा ही विद्यालय होगा। ये बात एकदम सही है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि एक स्कूल में प्रधानाध्यापक ही
पूरे स्कूल का दर्पण होता है। जिस प्रकार प्रधानाध्यापक एकदम बढ़िया तरीके से होगा, एकदम संतुलित होगा, तो पूरा विद्यालय भी एकदम संतुलित होगा। प्रधानाध्यापक स्कूल में टाइम पर आएगा तो विद्यालय में शिक्षक छात्र सभी टाइम पर आएंगे। प्रधानाध्यापक की भाई साहब दिन में सुबह 8 बजे स्कूल है और वो 12-1 बजे आवे, तो टीचर लोग भी वो उनके हिसाब से आएंगे। उनको पता अपने खुद के हेडमास्टर ही लेट आते हैं तो अपन भी लेट चलते हैं, फिर बच्चे भी लेट आने लगेंगे। इसका मतलब जैसा प्रधानाध्यापक होगा वैसा ही स्कूल होगा, ये बात एकदम सही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी एक पाठ को उस समय अधिक अच्छा सीखते हैं, यानी कि एक अध्यापक मतलब एक विद्यार्थी है, वो पाठ को सबसे अच्छा तरीके से कब सीखते हैं? उन्हें अपनी पूरा पुस्तकों से पाठ जोर जोर से पढ़ने को कहा जाता है। एक भी सोचते हैं दोस्तों, उन्हें पाठ पढ़ने संबंधी विवेचना में शामिल किया जा सकता है, उन्हें पाठ पर व्याख्यान दिया जाता है, उनसे पाठ को बिना किसी सहायता के पढ़ने के लिए कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल बात सही है, उन्हें अपनी पुस्तकों से पाठ को जोर जोर से पढ़ने को कहा जाए। यानी कि कभी कभी आपको पता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, उनको किताब देते हैं, उनको बोलते हैं दोस्तों आप इनको पढ़ो, तो बच्चे क्या करते हैं? जोर जोर से बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं। जोर जोर से बोलने का मतलब क्या है दोस्तों? उनको पढ़ने में मज़ा भी आता है और वो ज़्यादा तरीके से सीखते भी है। यदि वो जोर जोर से बोलेंगे, उनके खुद के मस्ती से बोलेंगे ना दोस्तों, वो ज़्यादा सीखेंगे और वो उनको ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये लास्ट में 125 तक करवा देता हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत लंबे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहीं तक मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट है। एक नेता के रूप में आप चाहते हैं कि छात्र विद्यालय के नियमों का पालन करें, तो आप इसे तो क्या करेंगे? यानी कि एक शिक्षक के रूप में, आप एक शिक्षक के रूप में हो, छात्र विद्यालयों के नियमों का पालन करें तो आप क्या करेंगे? यानी कि आप एक टीचर हो और छात्र आपके विद्यालय के नियमों का पालन करें, इसके लिए आप क्या करेंगे? नियम न मानने वाले छात्रों को दंड देंगे। भाई साहब मैं आपको दंड के लिए हमेशा कहता हूँ ऑप्शन आंख बंद करके इसको प्रश्न को गलत कर दो। उदासीन रहूँगा, उदासीन का मतलब न्यूट्रल, मैं कुछ नहीं कहूँगा। भाई साहब ऐसा नहीं कहोगे फिर तो क्लास में अपनी स्कूल ही बिगड़ जाएगी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। टीचर यदि आपको कुछ नहीं कहेगा तो ये मामला गड़बड़े, प्रधानाध्यापक से शिकायत करूँगा, ये बात भी गलत है। शिकायत मत करो भाई साहब, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। स्वयं नियमों का पालन करके आदर्श प्रस्तुत करूँगा, बिल्कुल बात सही है। अरे भाई साहब वो मारवाड़ी में कहावत है नहीं कि भाई साहब पहला खुद सुधर जाओ, खुद सुधरोला तो दूसरा ऑटोमेटिक सुधर जाए। यानी कि आप विद्यालय में छात्रों से कैसे नियमों का पालन करवा सकते हैं? आप पहले तो खुद करो, है कि नहीं भाई साहब? वो मारवाड़ी में वो यूँ कहावत है नहीं कि भी खुद सुधर जाओ बच्चा ऑटोमेटिक दूसरा सुधर जाए। आपने देख बच्चा सुधर जाए। आप यदि बराबर तरीके से समय पर स्कूल आ रहे हो, समय पर क्लास पढ़ा रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो, तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो भी समय पर आएंगे, समय पर नियमित स्कूल आएंगे। आप तो हफ्ता में 2 दिन स्कूल जाओ, 4 दिन छुट्टियां मनाओ, तो बच्चों को भी लगेगा छोड़ रहे यार अपने को स्कूल जाना ही नहीं, अपने टीचर भी नहीं आते, है कि नहीं दोस्तों? तो फिर वो गलत हो जाता है। आप भी नियमित स्कूल आओ तो बच्चे भी नियमित स्कूल आएंगे, तो आपको देखकर बच्चे व्यवहार करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप खुद पहले नियमों का पालन करो, फिर बच्चे ऑटोमेटिक उन नियमों का पालन करेंगे। देखो दोस्तों, हालांकि क्वेश्चन तो है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इन क्वेश्चनों को बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, 75 क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चनों को मैं और आगे एक वीडियो के माध्यम से और बता दूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, घंटा सवा घंटा का हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कैसा समझ में आया? दोस्तों हालांकि मैं थोड़ा स्पीड से बोलता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि स्पीड से बोलने का रीज़न ये है, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाता है, फिर बच्चे देखना पसंद नहीं करते। इसीलिए मैं इस वीडियो में थोड़ा स्पीड रखता हूँ मेरी आवाज़ को, और ज़्यादा थोड़ा फास्ट बोल के इस वीडियो को बनाता हूँ। तो ठीक है ना दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय।